नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में उपाध्यक्ष, पूर्व में अध्यक्ष रहे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले एक तेज तर्रार, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ पुलिस ऑफिसर के रूप में, आईपीएस अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले के पलानीसामी की। मित्रों, 2019 में जब के पलानीसामी ने भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, एक वर्ष के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें तमिलनाडु में प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 2019 में भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा देते हैं, 2020 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, 2021 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, 2021 में ही विधानसभा के चुनाव लड़ते हैं, 2024 में विधानसभा के चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं और 2025 में भारतीय जनता पार्टी उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से केवल इसलिए हटा देती है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से ऐसा लगता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर तमिलनाडु में अपनी द्रमुक को, डीएमके को सत्ता से बाहर नहीं कर सकती। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का एआईएडीएमके के साथ गठबंधन होना आवश्यक है, जिससे कि डीएमके की सरकार को अपदस्थ किया जा सके, चुनाव में पराजित किया जा सके। अकेले भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है कि द्रमुक को सत्ता से उखाड़ कर फेंक सके। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और साथ साथ न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि अन्ना द्रमुक भी, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद एक अपना रास्ता अलग कर लिया था। एआईएडीएमके ने इसलिए रास्ता अलग कर लिया था चूंकि के अन्नामलाई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पलानीसामी के वोट बैंक में सेंधमारी कर रही थी। तो जब पलानीसामी के साथ दोबारा गठबंधन की बात चली 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, तो पलानीसामी ने पहला ही शर्त रखा कि आपको के अन्नामलाई को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के पास केवल दो विकल्प थे, तीसरा विकल्प नहीं था। दो विकल्प थे। एक था कि लंबी लड़ाई लड़े डीएमके के खिलाफ और 5 साल नहीं 10 साल 15 साल की लड़ाई लड़े और तब डीएमके को अपदस्थ करे। दूसरा रास्ता था कि नहीं, एआईएडीएमके के सहयोग से पहले द्रमुक को अपदस्थ करे, फिर भारतीय जनता पार्टी के विस्तार की योजना बनाए। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा विकल्प चुना और इसमें जो अन्नामलाई हैं उनकी बलि उनके पद की बलि भारतीय जनता पार्टी को देनी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी ने के अन्नामलाई की इच्छा के विपरीत नयनार नागेंद्रन को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उसके बाद से माना जा रहा था कि के अन्नामलाई के अंदर कुछ नाराजगी भी थी। एक सभा के दौरान के अन्नामलाई ने कहा भी था कि किसी की कनपट्टी पर बंदूक रखने से कोई पार्टी में रुक नहीं सकता। मैं तो अपना पैसा लगाकर राजनीति कर रहा हूं, अगर लोगों को मेरी जरूरत नहीं महसूस होगी तो मैं चला जाऊंगा अपने गांव और वहां पर खेती किसानी करूंगा, अपना जीवन यापन करूंगा। मैं कोई राजनीति में कोई व्यापार करने के लिए नहीं आया हूं, राजनीति मेरा पेशा नहीं है। ऐसा के अन्नामलाई के बारे में चर्चा यह चल रही है कि के अन्नामलाई को ठीक पोंगल के बाद कि होने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में केंद्र सरकार में मंत्री बनाने की योजना की बात निकलकर आ रही है। अब पोंगल के ठीक बाद के अन्नामलाई मंत्री बनेंगे। संसद के शीत सत्र भी 28 तारीख से शुरू हो रही है। तो चर्चा यह है कि के अन्नामलाई 14 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक 3 दिनों का पोंगल का उत्सव होता है तमिलनाडु में। तो 16 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच में, चूंकि 28 जनवरी से संसद का शीत सत्र शुरू हो रहा है, तो 14 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और इस विस्तार में के अन्नामलाई को भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करके, पहले से भी तमिलनाडु से एल मुरुगन केंद्र सरकार में ऑलरेडी मंत्री हैं, एल मुरुगन
भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहले से पद पर विराजमान है और ये दोनों के दोनों तमिलनाडु से ही आते हैं। तो एल मुरुगन और के अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी के दो चेहरे होंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल में, और उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन भारतीय जनता पार्टी के अन्नामलाई को आगे करके एक तीर से कई निशाना साधना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां तमिलनाडु में के अन्नामलाई की छवि, ईमानदार छवि का लाभ उठाते हुए अपना आधार का विस्तार करना चाहती है, वहीं के अन्नामलाई अपने बेबाक बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। के अन्नामलाई ने कल ही मुंबई में बीएमसी चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में भाषण करते हुए कहा कि मुंबई केवल महाराष्ट्र का नहीं है, मुंबई पूरे भारतवर्ष का है। आपको पता है कि दक्षिण भारत के लोग भी मुंबई में बड़ी संख्या में रहते हैं और ये सभी जो दक्षिण भारत के लोग हैं कहीं ना कहीं शिवसेना और महाराष्ट्र निर्माण सेना, जो नवनिर्माण सेना, जो उद्धव राज ठाकरे की पार्टी है, इन दोनों पार्टियों के खिलाफ मतदान करने के लिए जाने जाते हैं। बेसिकली शिवसेना की स्थापना ही हुई थी, ठीक है, लुंगी भगाओ पुंगी बजाओ आंदोलन से। मतलब पहला आंदोलन जो बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना के बाद की थी वो आंदोलन था दक्षिण भारतीय विरोधी आंदोलन। अब तो उत्तर भारत के लोगों को भी महाराष्ट्र से भगाने की बात करते हैं राज ठाकरे, ठीक है। तो ये माने इसी प्रकार केवल ये पहला बयान नहीं है, जब बेबाक बयान एकदम सच चाहे कितना भी करवाओ बोलने के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा अन्नादुरई, सीके अन्नादुरई को और द्रमुक के नेताओं को हिंदू विरोधी अन्नामलाई ने कहा था, हिंदू विरोधी कहा था, स्पष्ट कहा था कि ये लोग हिंदुत्व के विरोधी हैं, ये लोग सनातन के विरोधी हैं। बेबाक बयान के लिए जाने जाते हैं। स्वाभाविक है, एक ईमानदार व्यक्ति दिल से बोलता है जब, तो उसके दिमाग में कोई छल और कपट नहीं होता है। कितने सहमत है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कोई भी व्यक्ति जो ईमानदार होता है तो ईमानदार व्यक्ति हर वक्त दिल से बोलता है, और जब जुबान से निकलती है वो बातें तो ये सोचे हुए निकलती है कि इससे जो मतलबी लोग हैं, जो हर चीज में लाभ और नुकसान खोजते हैं, उनको कैसा लगेगा। तो सच्चाई होती है, आईने की तरह साफ होती है। तो अन्नामलाई इसी प्रकार के बयानों के लिए जाने जाते हैं। अन्नामलाई मित्रों वो चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे के दिनों में आप कह सकते एक बहुत बड़ा एसेट है। केवल तमिलनाडु ही नहीं बल्कि कर्नाटक में भी जो के अन्नामलाई की एक पुलिस ऑफिसर के रूप में 8 सालों के अंदर माने एक विकसित की गई लोकप्रियता है। चूंकि अन्नामलाई 2011 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे। इसका मतलब यह हुआ कि 2011 से लेकर 2019 तक उनकी पोस्टिंग कर्नाटक में रही। चिकमंगलुरु जैसे जगह पे बने पुलिस अधीक्षक के रूप में उन्होंने इतना बेहतर काम किया जिससे कि आप अनुमान नहीं लगा सकते कि वो जितने हिंदुओं में लोकप्रिय थे, आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी होकर, भारतीय जनता पार्टी के नेता बनकर हिंदुत्व पर बेबाक बयान दिया करते हैं, ठीक है। और वही अन्नामलाई जब चिकमंगलुरु में एक दंगा होता है तो उस दौरान दंगाइयों को समझने के लिए और समझाने के लिए उन्होंने कुरान का भी अध्ययन किया। तो एक ईमानदार व्यक्ति है जो कि केवल दिल से बोलता है, दिल से सोचता है, एक सपना लेकर राजनीति में आया। ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से आने वाले दिनों में अगर समाज और राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलती है तो इस बात का स्वागत होना चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा ऐसे लोगों को धैर्य भी रखना होता है, क्योंकि राजनीति कोई एक दिन की नहीं है मित्रों, ठीक है। बात अन्नामलाई जैसे लोग, आप कहेंगे कई ऐसे ईमानदार अधिकारी ने राजनीति में आने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सके। कारण है उसका सबसे बड़ा कारण है धैर्य। मैंने बताया ना कि जैसे कोई भी ईमानदार व्यक्ति आगे पीछे सोचता ही नहीं है और सोचना भी नहीं चाहिए। कमी ऐसे व्यक्ति में नहीं होती, कमी हमारे समाज के अंदर होती है कि हम ऐसे लोगों को हाथों हाथ लेते नहीं। एक सच्चाई है, प्राकृतिक सत्य है, मैं बता रहा हूं मित्रों, ठीक है। क्योंकि हमारा मकसद
पॉलिटिकल आइडिया के मन से किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में नैरेटिव चलाना नहीं होता। हम तो कांग्रेस में भी ऐसे चेहरों की बात करते हैं, प्रशंसा करते हैं जिसके अंदर संभावनाएं दिखती है। हमारी नज़र में आज भी कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर सबसे सुयोग्य व्यक्ति कोई अगर है, अगर कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे के बदले हो, तो वो सचिन पायलट जैसा चेहरा है। कांग्रेस पार्टी के पास डीके शिव कुमार जैसा चेहरा कांग्रेस पार्टी के लिए एसेट है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को कितना महत्व देती है ये जाने कांग्रेस के लोग। हमारा तो एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हर पार्टी के हर नेता के गुण और दोष के आधार पर उसका विश्लेषण करके आपके समक्ष परोसना ही हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है, तो के अन्नामलाई जैसे लोग न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि भारतीय राजनीति के लिए एक धरोहर है। इस धरोहर को कैसे भारतीय जनता पार्टी संभाल पाती है, और यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं संभाल पाती है तो तमिलनाडु की जनता कैसे संभालती है, या आज भी आजादी के 78 वर्ष 79 वर्षों के बाद भी क्या भारत की जनता जाति धर्म के आधार पर ही समाज का राजनीति का मूल्यांकन करेगी? यह बड़ा सवाल निकल कर आता है। ऐसे चेहरे के अन्नामलाई जैसे चेहरों को देखने के बाद ऐसे ही चेहरे कभी आया करते थे सामने, अशोक खेमका का, कभी आया करते थे जीआर खैरनार का, जो कि प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में इनमें से किसी को भी सफलता नहीं मिली। तो के अन्नामलाई जैसा व्यक्ति, जैसा चेहरा बहुत कम आज के दिनों में जन्म लेता है जो राजनीति क्षेत्र में काम करना चाहता है। और ऐसे लोग उस क्षेत्र विशेष के लिए एक धरोहर होते हैं, जैसे कि अन्नामलाई तमिलनाडु के लिए है। कब इस धरोहर का तमिलनाडु की जनता सम्मान कर पाती है देखते हैं। लेकिन यह सूचना लगभग तय मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी में के अन्नामलाई का भविष्य उज्जवल है। थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ेगा, ठीक है। और अभी के अन्नामलाई का मंत्रिमंडल में शामिल होना भी लगभग आप मान के चलिए कि लगभग तय है। एल मुरुगन, के अन्नामलाई और सीपी राधाकृष्णन चूंकि सक्रिय राजनीति से अलग है, राज्यसभा के उप सभापति हैं, भारत के उपराष्ट्रपति हैं, राजनीति नहीं कर सकते, लेकिन उनके चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी जरूर तमिलनाडु में राजनीति करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में ही पलानीसामी सबसे बड़े विरोधी है के अन्नामलाई के, इसलिए कि दोनों के दोनों एक ही जाति से आते हैं, एक ही क्षेत्र से आते हैं, गोंडर वेल्लार जाति से आते हैं के अन्नामलाई भी, और पलानीसामी भी वेल्लार गोंडर जाति से। ठीक है, तो बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारी नजर हर उस खबर पर होती है जिसका विश्लेषण, जिसका तह में जाकर आप जानना समझना चाहते हैं। हम हर राजनीतिक दल, उसकी नीति, उसके नियत, उसका नेतृत्व का गुण और दोष पर के आधार पर विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कमिटेड है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।